उत्तर प्रदेश में एक जगह है विश्वनाथगंज। और यहाँ एक पहेली है। एक ऐसी पहेली जो हमें ग्रामीण भारत की राजनीति के बारे में बहुत कुछ सिखा सकती है। सवाल यह है कि यहाँ की सियासी हवा इतनी तेजी से अपना रुख क्यों बदल लेती है। आज हम इसी चुनावी विरोधाभास की एक एक परत को खोलेंगे। ये सिर्फ एक सीट का विश्लेषण नहीं है, बल्कि ये समझने की एक कोशिश है कि ग्रामीण भारत का दिल असल में कैसे धड़कता है और कैसे वोट देता है। तो ये है विश्वनाथगंज, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में। जैसा कि हम देख सकते हैं, यह 100% एक ग्रामीण इलाका है। लेकिन इसे सिर्फ एक भौगोलिक क्षेत्र मानकर मत चलिए। ये भारत के सबसे बड़े राज्य के सियासी भविष्य का एक छोटा सा आईना है। और इस शांत दिखने वाली जमीन के ठीक नीचे राजनीतिक वफादारी की लहरें वो लगातार बदलती रहती हैं। और यही वो पहेली है जिसे आज हमें सुलझाना है। और पहेली ठीक ये है कि आखिर क्यों कोई राजनीतिक ताकत यहां सर्दियों की फसल की तरह मुरझा जाती है और फिर अचानक अगली ही लहर में फिर से लहला उठती है। ऐसा क्या है इस मित्य में कि यहां का जनादेश इतना अस्थिर है? इसी एक सवाल का जवाब हमारी आज की पूरी पड़ताल का केंद्र बिंदु है। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पड़ताल का पहला हिस्सा, जमीन की आवाज सुनना। क्योंकि अगर जवाब ढूंढना है तो सबसे पहले लोगों को उनकी असली समस्याओं को समझना होगा। आखिर राजनीति की जड़ें वो तो हमेशा जनता की रोजमर्रा की जिंदगी में ही होती हैं, है ना? अच्छा, तो कुछ बुनियादी आंकड़ों पर नजर डालते हैं। विश्वनाथगंज 100% ग्रामीण। इसका मतलब साफ है, यहाँ के मुद्दे शहरों से बिल्कुल अलग हैं। यहाँ की जिंदगी खेती, सिंचाई और रोजगार के आसपास घूमती है। वोटर्स की संख्या करीब 4,09,000 और आबादी का एक बहुत अहम हिस्सा लगभग 19.4% अनुसूचित जाति का है। तो ये आंकड़े हमें क्या बताते हैं? ये बताते हैं कि यहाँ की राजनीति का जो ताना बाना है वो गांव, जाति और रोज की जरूरतों के समीकरण से बुना गया है। तो आखिर यहाँ के लोगों की चिंताएं हैं क्या? वो कौन सी बातें हैं जो उन्हें हर रोज परेशान करती हैं? देखिए, टूटी फूटी सड़कें जिनसे बच्चों का स्कूल जाना और बीमार का अस्पताल पहुंचना तक मुश्किल हो जाता है। सिंचाई के अधूरे इंतजाम जो किसानों की पूरी मेहनत पर पानी फेर देते हैं। सरकारी योजनाएं जो कागज पर तो बहुत अच्छी लगती हैं, पर सही इंसान तक पहुंचते पहुंचते दम तोड़ देती हैं। और हां, किसानों और मजदूरों से किए गए वो वादे जो हर चुनाव में दोहराए तो जाते हैं, पर अक्सर अधूरे ही रह जाते हैं। यही वो जमीनी मुद्दे हैं जो किसी भी चुनाव का रुख पलट सकते हैं। तो जमीनी हकीकत तो हमने समझ ली, अब वक्त है जनादेश की नब्ज टटोलने का। देखिए, चुनावी आंकड़े जो होते हैं ना, वो एक डॉक्टर के डायग्नोस्टिक टूल जैसे होते हैं। ये हमें सीधे बीमारी की जड़ तक ले जाते हैं। अब जरा इस नंबर को देखिए, 50.47%। 2022 के विधानसभा चुनाव में सिर्फ इतने ही लोगों ने वोट डाला, मतलब लगभग आधी आबादी। उनकी आवाज चुनावी प्रक्रिया में शामिल ही नहीं हुई। ये कम वोटिंग ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये एक बहुत ही गंभीर लक्षण है। ये सिस्टम से मोहभंग का या शायद एक गहरी उदासीनता का संकेत है, एक तरह का खामोश विरोध। और यहाँ की सियासी अस्थिरता इस टाइमलाइन में बिल्कुल साफ नजर आती है। देखें, 2012 समाजवादी पार्टी की जीत, 2017 एसपी लगभग गायब, 2022 बीजेपी और अपना दल का गठबंधन विधानसभा सीट जीतता है, और फिर 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी एक जबरदस्त वापसी करती है। ये बिल्कुल एक पेंडुलम की तरह है जो एक छोर से दूसरे छोर तक लगातार झूल रहा है। और यही चीज उस पहेली को और भी गहरा बना देती है जिसकी बात हमने शुरू में की थी। ये बार चार्ट उस उतार चढ़ाव को और भी साफ दिखाता है। समाजवादी पार्टी का वोट शेयर 2012 में शिखर पर, 2017 में बिल्कुल जमीन पर और 2022 में थोड़ी सी वापसी। इससे एक बात तो साफ है, यहां कोई पक्का वोटर बेस नहीं है। हवा का रुख बहुत तेजी से बदलता है। और सोचिए, जब आधे लोग वोट ही नहीं डाल रहे तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि उन्हें लगता है कि उनकी आवाज का कोई मतलब नहीं। यहीं पर हमें रुककर सोचना होगा। हमारा संविधान हर नागरिक को गरिमा और अपनी बात रखने का अधिकार देता है। जब इतनी बड़ी संख्या में आवाजें अनसुनी रह जाती हैं तो ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, ये हमारे लोकतंत्र के स्वास्थ्य पर ही एक सवालिया निशान बन जाता है। तो सवाल ये उठता है कि ये वोट आखिर जाता कहाँ है, या यूं कहें कि आता ही क्यों नहीं है? जब हम आंकड़ों को और भी गहराई से खंगालते हैं तो एक पैटर्न बिल्कुल साफ उभर कर आता है। जिन बस्तियों में ओबीसी और अनुसूचित जाति की आबादी ज्यादा है, वहां अगर वोटिंग कम होती है तो चुनावी नतीजों पर सीधा और बहुत बुरा असर पड़ता है। इसे सीधे शब्दों में कहूं तो चुनाव उन गलियों में हारा जा रहा है जहां से सबसे ज्यादा समर्थन की उम्मीद की जाती है। तो चलिए
अब आते हैं तीसरे और सबसे अहम हिस्से पर, निदान। लक्षण हमने देख लिए, अब वक्त है बीमारी की जड़ तक पहुंचने का। इस टेबल को ध्यान से देखिए। ये किसी भी राजनीतिक दल की जमीनी ताकत का एक तरह से एक्सरे है। यादव दलित गठबंधन, हाँ, एक कीमती संपत्ति है, पर संगठित नहीं है। मगर असली कहानी वो इस दूसरी लाइन में छिपी है, लोकल कैडर नेटवर्क, यानी गांव-गांव में पार्टी के लिए काम करने वाले लोगों की टीम। और यहां देखिए, हर खाने में नहीं का निशान है। न ये ताकतवर है, न संगठित, ये बिल्कुल कमजोर है। और यही असली बीमारी है। और जब हम उम्मीदवार का आकलन करते हैं, तब भी यही कहानी दोहराई जाती है। इलाके पर पकड़ 5 में से 2, जमीनी टीम यानी वर्कफोर्स 5 में से सिर्फ 1, ये सबसे चिंताजनक है। प्रभाव 5 में से 3, कुल मिलाकर 15 में से सिर्फ 6 का स्कोर। ये साफ साफ बता रहा है कि लोगों को उनके घर से निकालकर वोटिंग बूथ तक लाने वाली जो जमीनी ताकत होनी चाहिए, उसकी बहुत भारी कमी है। और जब वर्कफोर्स इतनी कमजोर होगी तो वो 50% वाला आंकड़ा कोई हैरानी की बात नहीं रह जाती। तो निदान अब बिल्कुल साफ है। ये समस्या किसी विचारधारा की नहीं है, ये किसी एक नेता या किसी एक नीति की नाकामी भी नहीं है। ये एक सिस्टमिक फेलियर है, एक प्रणालीगत विफलता। ये राजनीतिक संगठन के उस आखिरी मील की विफलता है, मतलब जमीनी स्तर पर गांव-गांव और घर-घर तक पहुंचकर वोटर को बूथ तक लाने की जो क्षमता होती है, उसकी विफलता। लेकिन देखिए, जब बीमारी का ठीक-ठीक पता चल जाए तो इलाज भी संभव है। तो अब हम बात करेंगे समाधान की, उस नुस्खे की जो इस प्रणालीगत समस्या को ठीक करने के लिए एक ठोस रणनीतिक योजना देता है। इसे कहते हैं चतुर्मुख सिद्धांत, एक 4 स्तंभों वाली रणनीति जो समस्या पर चारों तरफ से काम करती है। पहला, चुनावी रणनीति, उन खास बूथों पर फोकस करना जहां वोटिंग कम हो रही है। दूसरा, संगठनात्मक, हर गांव में कार्यकर्ताओं की कमेटियां बनाना, जमीनी ताकत को फिर से खड़ा करना। तीसरा, नैरेटिव, सरकार की उपेक्षा और स्थानीय मुद्दों को जोर शोर से उठाना। और चौथा, संसाधन, डिजिटल विज्ञापन और जमीनी कार्यकर्ताओं के बीच एक सही तालमेल बनाना। नैरेटिव की ताकत का एक छोटा सा उदाहरण देखिए, किसानों की सुध लेने वाला नेता। ये सिर्फ एक नारा नहीं है, ये जमीन से निकली हुई एक आवाज है, एक वादा है। ये उन लोगों से सीधा संवाद है जिनकी सबसे बड़ी चिंता ही खेती और सिंचाई है। ये कोई बाहर से थोपा गया नैरेटिव नहीं है, बल्कि ये लोगों की अपनी भाषा में उनकी अपनी बात है। और आज के दौर में इस बात को लोगों तक पहुंचाने के लिए नए आधुनिक तरीके भी जरूरी हैं, जैसे जाति और गांव के हिसाब से व्हाट्सएप ग्रुप बनाना, ताकि सही संदेश सही लोगों तक पहुंचे। छोटी असरदार वीडियो रील्स जो आसानी से शेयर हो जाएं। विपक्ष के किसी भी हमले का तथ्यों के साथ तुरंत जवाब देना। और हां, स्थानीय प्रभावशाली लोगों के जरिए अपनी बात को फैलाना। ये एक पूरा डिजिटल संवाद है जिसे बहुत सटीकता और ईमानदारी से चलाना होता है। लेकिन एक मिनट, इस आधुनिक अभियान के साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। किसी भी तरह के डेटा का इस्तेमाल पूरी तरह से गोपनीयता और लोगों की सहमति के आधार पर ही होना चाहिए। भारत का जो नया डेटा प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क है, उसका पालन करना सिर्फ एक कानूनी मजबूरी नहीं है, ये जनता का विश्वास बनाने के लिए एक नैतिक जिम्मेदारी है। हमें ये याद रखना होगा कि जो 50% लोग वोट नहीं दे रहे, उनका भरोसा सिस्टम से टूटा हुआ है, और विश्वास के बिना कोई भी राजनीतिक रिश्ता ज्यादा दिन नहीं टिक सकता। तो अंत में ये पूरी कवायद, ये सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है, ये आंकड़ों से शुरू होकर इंसान के सम्मान तक पहुंचने का सफर है। मकसद सिर्फ एक चुनाव जीतना नहीं हो सकता। असली मकसद है एक ऐसा सिस्टम बनाना जो ये पक्का करे कि हर बस्ती से, हर घर से, हर एक इंसान की आवाज सुनी जाए। असली लक्ष्य उस 50% के आंकड़े को बदलना है, क्योंकि जब हर आवाज सुनी जाएगी, तभी लोकतंत्र अपने सही मायनों में कामयाब होगा। और ये पूरी बातचीत हमें एक आखिरी और बहुत गहरे सवाल पर लाके छोड़ देती है। अगर डेटा किसी भी क्षेत्र की समस्याओं का इतनी सटीकता से पता लगा सकता है, तो भविष्य में एक राजनीतिक नेता की भूमिका क्या होगी? क्या वो सिर्फ एक कुशल मैनेजर होगा जो डेटा के हिसाब से काम करे, या फिर एक सच्चा दूरदर्शी जो इन आंकड़ों के पीछे छिपे इंसानों को समझे, उनके दर्द को महसूस करे और डेटा को जनता की उम्मीदों और उनके सम्मान से जोड़ सके?
इस सवाल का जवाब सिर्फ विश्वनाथगंज का नहीं बल्कि भारत की पूरी राजनीति का भविष्य तय करेगा। अगर आप भी एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं तो संपर्क करें। If you want to become a people-centric leader and uplift your constituency, get in touch with blueprintstrategies.ai at mgr@blueprintstrategies.ai or call 080-420-41602. Purpose Beyond Politics.